एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ ट्रूथ में। हमारा चैप्टर चल रहा था खनिज और ऊर्जा संसाधन वाला। आज इस वीडियो में ये चैप्टर का लास्ट पार्ट होने वाला है। इसके बाद ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका। और इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है चैनल पे। अगर आप इसके प्रीवियस पार्ट्स को देखना चाहते हैं और पूरे चैप्टर को समझना चाहते हैं डिटेल में, तो आप प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो आपको स्क्रीन पे टॉपिक्स दिख रहे हैं, सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारे पास है ज्वारीय और तरंग ऊर्जा। इससे पहले हमने, और मैं आपको बता दूं, हमारे जो टॉपिक चल रहा था, हमारा टॉपिक चल रहा था ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत, यानी कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो एनवायरमेंट फ्रेंडली है और जो असमाप्य हैं, जो कभी समाप्त नहीं होंगे। उन सोर्सेज की बात हो रही थी, उन एनर्जी के सोर्सेज की बात हो रही थी। तो हमने इससे पहले कई सारी एनर्जी पढ़ ली है। आज हम पढ़ेंगे ज्वारीय और तरंग ऊर्जा। तो ज्वारीय और तरंग ऊर्जा क्या होती है? यहाँ पे बात हो रही है बेसिकली महासागरों की, ओशंस की। हम जानते हैं जो तरंगे होती हैं, क्योंकि आपने सुना होगा कि पानी से बिजली बनाई जाती है। तो पानी से बिजली कैसे बनाई जाती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। पानी का इस्तेमाल नहीं होता बिजली बनाने में, बल्कि जो पानी की स्पीड होती है, पानी की जो लहरें होती हैं, उन लहरों की मदद से जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ठीक है। तो जो तरंगे होती हैं, जो लहरें होती हैं, या जो ज्वारीय तरंगे होती हैं समुद्र की, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर स्पीड होती है। ठीक है। और उन स्पीड का यूज हम जो है कहाँ करते हैं? एनर्जी बनाने में करते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो उसी ऊर्जा की यहाँ पे बात हो रही है। पॉइंट वाइज हम समझेंगे कि क्या क्या इसमें दे रखा है। लिखा है कि महासागरीय धाराएं ऊर्जा का अपरिमित भंडार गृह है। यानी कि जो महासागरीय धाराएं हैं, ठीक है, ये ऊर्जा का एक बहुत बड़ा विशाल, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इनकी मदद से हम अनलिमिटेड मात्रा में बिजली बना सकते हैं, ऊर्जा बना सकते हैं। 17वीं एवं 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही अविरल ज्वारीय तरंगों और महासागरीय धाराओं से अधिक ऊर्जा तंत्र बनाने के निरंतर प्रयास जारी है। यानी कि अभी भी प्रयास जो है जारी है कि महासागरों की धाराओं की मदद से, ज्वारीय तरंगों की मदद से बिजली बनाई जाए, क्योंकि इसके लिए एक टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। एक टेक्नोलॉजी चाहिए जिसकी मदद से हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है भाई, ऐसा नहीं है कि जो है हमारे पास महासागर है तो हम अनलिमिटेड मात्रा में बिजली बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता। उसके लिए टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है, और वो टेक्नोलॉजी पे अभी भी काम किया जा रहा है। ठीक है, लगातार प्रयास किया जा रहा है। कई देशों में सफल भी है, कई देशों में अभी भी प्रयास जारी है। तो ज्वारीय और तरंगीय जो ऊर्जा है, अभी इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। इससे जो है बिजली बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है। भारत के पश्चिमी तट पर वृहद ज्वारीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। हालांकि भारत के पास तटों के साथ ज्वारीय ऊर्जा विकसित करने की व्यापक संभावनाएं हैं, परंतु अभी तक इनका उपयोग नहीं किया गया है। यानी कि जो भारत का पश्चिमी तट है, गुजरात राजस्थान वाला इलाका, ठीक है, जो दक्षिण वाला इलाका वाला, वहाँ पे बहुत सारी ज्वारीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, लेकिन हम भारत के लोग जो है उसका भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, शायद टेक्नोलॉजी की वजह से, या फिर अभी हमें इसकी जरूरत पेश नहीं आई है, या फिर अभी हमारा ध्यान इसकी तरफ गया नहीं है। कोई भी रीजन हो सकता है। तो बेसिकली हमें यह समझना है जो आपके चैप्टर में है कि ज्वारीय तरंगे जो होती है, महासागर की जो धाराएं होती है, उनकी मदद से भी जो है हम क्या कर सकते हैं? एनर्जी बना सकते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है भूतापीय ऊर्जा। अब ये कौन सी एनर्जी है, ये कौन सा सोर्स है? देखिए, इसका पहले वर्ड समझो, भूतापीय। भू का मतलब आप सब समझते हैं, भू का मतलब क्या होता है? भूमि। और तापी का मतलब होता है एक तरीके ताप, यानी कि गर्मी। यानी कि हम इस तरह समझ सकते हैं इसको, अगर मैनुअली समझा जाए कि भूमि की गर्मी से जो ऊर्जा पैदा होती है, या ऐसी ऊर्जा जो भूमि की गर्मी से बने, उसको बोला जाता है भूतापीय ऊर्जा। ठीक है। इसमें हम पढ़ते हैं क्या क्या चीजें शामिल हैं। देखिए, लिखा है कि जब पृथ्वी के गर्भ से मैग्मा निकलता है तो अत्यधिक ऊष्मा निर्मुक्त होती है।
और इस ताप ऊर्जा को सफलतापूर्वक काम में लाया जा सकता है और विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। यानी कि आपने फिल्मों में देखा हो या रियल लाइफ में कभी देखा हो कि जो जब ज्वालामुखी फटता है, यानी जो मैग्मा बाहर निकलता है लावा के तौर पर, तो जब वो निकलता है तो बहुत सारी एनर्जी भी निकलती है, यानी बहुत सारी गर्मी पृथ्वी के अंदर से निकलती है, यानी बहुत उस टाइम पे बहुत सारा एनर्जी वो प्रोड्यूस होती है और उस एनर्जी को काम में लिया जा सकता है और उससे जो है बिजली बनाई जा सकती है। ठीक है, बात आ रही है समझ में? इसके अलावा गीजर कूपों से निकलते गर्म पानी से ताप ऊर्जा पैदा की जा सकती है। ठीक है, यानी कि गीजर कूप आपने देखे होंगे, बड़े बड़े चश्मे होते हैं पानी के, चश्मे यानी कि एक तरीके से जहां से पानी निकलता है फूट के। ठीक है, तो वहां से जब पानी निकलता है, गर्म गर्म पानी या झरने जो भी होते हैं, तो तब भी जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उसकी मदद से भी जो है हम क्या कर सकते हैं, बिजली बना सकते हैं, एनर्जी बना सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो चाहे ज्वालामुखी फटने से जो है एनर्जी निकले या फिर गर्म पानी के फटने से एनर्जी निकले, दोनों ही जो है जमीन के नीचे से निकलते हैं। इसी वजह से इनको भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूमि की गर्मी से जब भी हम एनर्जी बनाएंगे तो इसको बोला जाएगा भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो इसमें सिर्फ इतना ही है बस। नाउ नेक्स्ट हमारे पास ऊर्जा है जैव ऊर्जा। जैव का मतलब हम सब जानते हैं सजीव, सजीवों की बात हो रही है जिसमें मानव भी शामिल है, जीव जंतु भी जब शामिल है और हमारे वनस्पति भी शामिल है। तो जैव ऊर्जा, तो जैव ऊर्जा का मतलब क्या है, यानी इसमें कहीं ना कहीं मानव भी इन्वॉल्व होगा, कहीं ना कहीं जो जीवित चीजें हैं, सजीव चीजें हैं, वो सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी इसके अंदर। तो जैव ऊर्जा, जैव ऊर्जा उस ऊर्जा को कहा जाता है जिसे जैविक उत्पादों से प्राप्त किया जाता है, जिसे जैविक उत्पादों से प्राप्त किया जाता है उसको क्या बोलेंगे हम, जैव ऊर्जा। अब इसको मैं आपको एक तरीके से स्टोरी की तरह समझाता हूँ। देखिए, जो भी चीजें होती है, मान लीजिए जो भी कूड़ा कचरा होता है, हम सब जानते हैं कि कूड़ा कचरे को रिसाइकल किया जाता है और रिसाइकल करके उससे नई चीजें बनाई जाती है। ठीक है, इसी तरह कचरे का निपटान होता है कि जो भी कूड़ा करकट है, जो भी चीजें हैं, ठीक है, आलतू फालतू, उनको जो है रिसाइकल करके क्या किया जाता है, नई चीजें बनाई जाती है और उन नई चीजों में हमारा ईंधन भी शामिल है। ठीक है, यानी कि जो भी जैविक चीजें होती हैं, ठीक है, उनको जला दिया जाता है और जलाने के बाद उनसे ईंधन बनाया जाता है और उस ईंधन से फिर जो है एनर्जी प्राप्त की जाती है। तो इसी को बोला जाता है जैव ऊर्जा। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या किस तरह में बताया गया है। तो इसमें लिखा है कि जैव ऊर्जा उस ऊर्जा को कहा जाता है जिसे जैविक उत्पादों से प्राप्त किया जाता है, जिसमें कृषि अवशेष, नगर पालिका, औद्योगिक और अन्य अपशिष्ट शामिल होते हैं। ठीक है, यानी जो अपशिष्ट से बने ऊर्जा उसको जैव ऊर्जा बोलते हैं। जैव ऊर्जा ऊर्जा परिवर्तन का एक संभावित स्रोत है। इसे विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा, खाना बना पकाने के लिए गैस में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि ये जो जैव ऊर्जा होती है, ठीक है, जो भी कचरा हमारा होता है, पूरा अपशिष्ट जो भी होता है, कृषि का अपशिष्ट, औद्योगिक का अपशिष्ट, ठीक है, हमारे घरों का अपशिष्ट, जो भी कूड़ा कचरा गंदगी होती है, उसको रिसाइकल करके गैसें बनाई जा सकती है, उसको रिसाइकल करके ईंधन बनाए जा सकते हैं और ईंधन का प्रयोग हम एनर्जी के तौर पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अपशिष्ट होता है और कूड़ा कचरा, ये परिक्रमित करेगा और ऊर्जा भी पैदा करेगा। यानी एक तरफ तो हमारा कूड़ा कचरा जो है ठिकाने पे लग रहा है और दूसरी तरफ हमें ऊर्जा का साधन मिल रहा है जो पॉल्यूशन फ्री है। ठीक है, जिसमें प्रदूषण नहीं होगा और ये हमारी इंडिपेंडेंसी भी बढ़ाएगा। ठीक है, यानी हमारी आत्मनिर्भरता भी बढ़ाएगा, जलाओ लकड़ी पर दबाव भी कम करेगा। ठीक है, तो इतने सारे इसके फायदे हैं जैव ऊर्जा के। सिंपली इतना समझो बस, क्या है जैव ऊर्जा, कि जब हम जो हमारा अपशिष्ट है, हमारा जो कूड़ा कचरा, कूड़ा करकट जो भी है, जब उसका इस्तेमाल करके हम एनर्जी बनाते हैं तो उसको बोला जाता है जैव ऊर्जा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, खनिज संसाधनों का संरक्षण। अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि किस तरह हमारे भारत में खनिज पाए जाते हैं और उनका इस्तेमाल किया जाता है, और लगातार हम ये भी जानते हैं कि जो खनिज होते हैं
वो लिमिटेड मात्रा में होते हैं, ठीक है। यानी एक न एक दिन ये सारे स्टॉक समाप्त हो जाएंगे, कोयला समाप्त हो जाएगा, पेट्रोलियम समाप्त हो जाएगा, अगर इसका हम लगातार इस्तेमाल करते रहेंगे। और लगातार इस्तेमाल इसका होता भी है क्योंकि इसकी जरूरत होती है। तो खनिज संसाधनों का संरक्षण जरूरी है। अगर इसका संरक्षण नहीं करेंगे तो फिर जो हमारे खनिज हैं वो जल्दी खत्म हो जाएंगे, और फिर इससे क्या होगा, फिर हमारा जो देश है, पहले तो ऐसी नौबत ना आए, ठीक है, हम ऐसे उपाय करेंगे। तो मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ कि खनिज संसाधनों का संरक्षण जरूरी क्यों है। इनका संरक्षण जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर इनको बचाया नहीं जाएगा तो फिर हम जो है एक तरीके से सही तरीके से अपना विकास नहीं कर पाएंगे, हमें दूसरे लोगों पे डिपेंड होना पड़ेगा, ठीक है। आज जो समझदार कंट्रीज हैं वो क्या कर रही हैं, अपने संसाधनों का संरक्षण कर रही हैं, और जो अनलिमिटेड एनर्जीज हैं जैसे वायु, पवन, सौर ऊर्जा, इनका इस्तेमाल कर रही है ताकि अपने जो खनिज है उनको बचाया जा सके फ्यूचर के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो खनिज संसाधनों का संरक्षण हम किस तरह कर सकते हैं, तो पहला पॉइंट तो इसमें यही हो सकता है कि जो अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, जैसे कि यानी जो अनलिमिटेड हैं इस धरती पर, जैसे सौर पवन, सौर ऊर्जा, पवन, हवा और हमारा पानी, ये अनलिमिटेड मात्रा में धरती पर जो है मौजूद है। तो इनकी मदद से जो है एनर्जी बनाई जाए, इनका जो है इस्तेमाल ईंधन के तौर पर किया जाए, इनकी मदद से जो है ऊर्जा बनाई जाए, इनकी मदद से जो है गाड़ियां चलाई जाए। तो जब इनकी मदद, क्योंकि अनलिमिटेड है कभी खत्म नहीं होंगी, तो जब इनकी मदद से जो है सारे काम किए जाएंगे तो जो हमारे खनिज हैं, ठीक है, वो बच जाएंगे, उनका इस्तेमाल कम होगा, वो लंबे टाइम तक चलेंगे। तो एक तो ये है कि ज्यादा से ज्यादा एक तरीके से हम ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का इस्तेमाल करें, ठीक है, एक बात। दूसरी बात और क्या हम कर सकते हैं, और यहाँ पे आपकी किताब में लिखा है कि छाजन धातुओं को उपयोग करें। छाजन धातुएं यानी स्क्रैप मेटल, छाजन धातुएं क्या होती है, ऐसी धातुएं जिनका इस्तेमाल दोबारा किया जा सकता है, उनको रिसाइकल करके। कुछ धातुएं ऐसी होती है जिनको रिसाइकल करके दोबारा उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे लोहा होता है, ठीक है, और भी बहुत सारी धातुएं होती हैं जिनका हम जो है रिसाइकल करके दोबारा जो इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें बोला जाता है छाजन धातु। तो छाजन धातुओं का उपयोग करें अपने कामों में, ठीक है, चीजों में, ताकि हमें जो है नए खनिज के लिए खनन ना करना पड़े, नए खनिज को निकालना ना पड़े। जो हमारे पास पहले से खनिज है उसी को रिसाइकल करके हम जो है कोई दूसरी चीज बना दें। तो इससे क्या होगा, हमारा जो खनिज स्टॉक है उस पर दबाव कम पड़ेगा। तो छाजन धातुओं का उपयोग किया जाए। तो ये पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। इस चैप्टर में बस इतना ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आपको किस चैप्टर पे चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। कोई टॉपिक समझना है, स्पेसिफिकली कोई चीज समझनी है ज्योग्राफी में, कुछ भी समझना है ज्योग्राफी में, तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, मैं कोशिश करूंगा आपके लिए वीडियो बनाने की, ठीक है। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय।